इस वीडियो को देखते वक्त आप में से बहुत से लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि वाईफाई किसकी इजाद है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छुपी हुई है। साइंसी तारीख में कई खवातीन ऐसी रही हैं जिनके ख्यालात ने दुनिया बदल दी, मगर उनका क्रेडिट दूसरों के खाते में डाल दिया गया। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो सिर्फ एक फिल्म स्टार ही नहीं थी, बल्कि एक अजीम मौजद भी थी। उसका नाम था हेडी लामार। हेडी सन 1930 और 1940 की दहाइयों में हॉलीवुड की एक बड़ी सुपरस्टार थी। लोग उनके हुस्न और अदाकारी के दीवाने थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये अदाकारा अपने फारिग वक्त में एक इंजीनियर की तरह बैठकर ऐसी इजादात पर काम कर रही हैं जो आने वाले वक्त की दुनिया बदल देंगी। हेडी लामार का असल नाम था हेडविग एवा मारिया कीजलर। वो 9 नवंबर 1914 को ऑस्ट्रिया के शहर वियना में पैदा हुई। उनके वालिद एक बैंक में डायरेक्टर थे और वालिदा एक मौसीकार थी। हेडी ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने वालिद की तवज्जो से मशीनों और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उनके वालिद अक्सर उन्हें वॉक पर ले जाते और रास्ते में मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे और उनके फंक्शन समझाते थे। यही चीज़ उनके जहन में साइंसी तजस्सुस पैदा करने का सबब बनी। हेडी ने अपनी इब्तदाई तालीम वियना में हासिल की और कुछ अरसे वियना के मशहूर मैक्स राइनहार्ड स्कूल में ड्रामा और फिल्म की तालीम भी ली। लेकिन उनकी ज़हानत सिर्फ अदाकारी में नहीं थी, बल्कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन में भी गहरी दिलचस्पी रखती थी। सन 1930 की दहाई में वो फिल्मी दुनिया में कदम रखती हैं और यूरोप की मशहूर अदाकाराओं में शुमार होने लगती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्मी करियर के साथ साथ वो हर वक्त नई चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। उनके कमरे में अक्सर औजार, पुर्जे और नोट्स बिखरे हुए होते थे और वो अपने हाथ से ड्राइंग्स और डिज़ाइन बनाया करती थी। हेडी ने कम उम्री में ही ये साबित कर दिया कि खूबसूरती के साथ साथ उनके अंदर एक गैर मामूली दिमाग छुपा हुआ है। यही दिमाग बाद में उन्हें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैसी इनकलाबी इजाद तक ले गया। दूसरी जंग अजीम अपने जोरों पर थी और हेडी का दिमाग उतनी ही तुंदही से साइंसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। जंग के दौरान फौजों के दरमियान कम्युनिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है। इत्तेहादी फौजों के दुश्मन अक्सर इत्तेहादी फौजों के रेडियो सिग्नल्स को जैम कर देते थे, यानी उनके पैगामों को रोक देते थे। हेडी ने अपने एक दोस्त, एक मौसीकार जॉर्ज एंथाइल के साथ मिलकर एक नया निज़ाम डिज़ाइन किया। ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहलाता है, जिसमें सिग्नल्स एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर जंप करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से इसे ट्रेस ना कर सके और कम्युनिकेशन को ब्लॉक ना कर सके। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक म्यूजिक बॉक्स मुख्तलिफ सुर बदल बदल कर बजा रहा हो और सुनने वाला ये ही ना अंदाज़ा कर सके कि अगला सुर क्या होगा और कहाँ होगा। ये आइडिया उस वक्त बिल्कुल नया और अनोखा था और नाकाबिले यकीन था। हेडी लामार और जॉर्ज एंथाइल ने जो इजाद की उसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम यानी FHSS कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी पैगाम एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वो सेकंड के एक हिस्से में बार बार मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर जंप करता रहेगा। इस तरह दुश्मन के लिए इस पैगाम को ट्रेस करना, पकड़ना, ब्लॉक करना या डिस्ट्रॉय करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस वक्त फौज ने इस्तेमाल नहीं की। जंग खत्म हो गई। कुछ अरसे के बाद 60s और 70s की दहाइयों में अमेरिकी नेवी ने इसे अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फौज से निकलकर ये तस्वुर शहरी कम्युनिकेशन यानी सिविलियन कम्युनिकेशंस में भी आता गया। टेक्नोलॉजी पब्लिक हो गई और आम लोगों को इस तक रसाई हासिल हो गई। आज जब हम वाईफाई या ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल ये उसी ख्याल पर मुबनी है। वाईफाई में सिग्नल्स मुख्तलिफ चैनल्स पर जाते हैं ताकि नेटवर्क तेज और महफूज रहे। ब्लूटूथ भी यही करता है। ये फी सेकंड हजारों बार फ्रीक्वेंसी बदलता है ताकि कनेक्शन ड्रॉप ना हो और कोई आसानी से सिग्नल को हैक ना कर सके। हेडी और एंथाइल ने इस इजाद का पेटेंट हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस फौज ने उस वक्त उसे संजीदगी से नहीं लिया, ना ही उन्हें इसका क्रेडिट दिया गया। हेडी और एंथाइल का पेटेंट 1941 में लिया गया था, लेकिन वो 18 साल बाद 1959 में ख़त्म हो गया। बदकिस्मती से उसके बाद ये टेक्नोलॉजी
تیزی سے استعمال ہونے لگی اور وہ دونوں اس کے مالی فائدے یا شہرت سے محروم رہے۔ بدقسمتی سے ہیڈی کو اس وقت وہ پہچان نہ مل سکی جس کی وہ حقدار تھیں۔ دنیا نے ان کی خوبصورتی کو تو پہچانا، لیکن ان کے دماغ اور ایجادات کو نظر انداز کر دیا۔ کئی برس کے بعد جب وائرلیس کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی عام ہوئی تو یہی تصور وائی فائی، بلوٹوتھ اور جی پی ایس کی بنیاد بنا۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ جب یہ سب ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں آئیں تب ہیڈی لامار کا نام کہیں بھی نہیں سنا گیا۔ اس ایجاد کا کریڈٹ زیادہ تر مرد سائنسدانوں اور انجینئرز کو ملا جنہوں نے بعد میں اس آئیڈیا کو عملی شکل دی۔ مثال کے طور پر کلاڈ شینن جیسے ریاضی داں اور بعد میں کمپنیوں کے ریسرچرز اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ کافی عرصے بعد 1990 کی دہائی میں جب وائرلیس کمیونیکیشن کے ماہرین نے ماضی کے ریسرچ پیپرز کھنگالے تب انہیں پتہ چلا کہ وائرلیس کمیونیکیشن کی اصل بنیاد تو ہالی ووڈ کی ایک اداکارہ اور ایک موسیقار نے رکھی تھی۔ تب جا کے ہیڈی لامار کو مدر آف وائی فائی کہا جانے لگا اور ان کو دیر سے ہی صحیح لیکن یہ اعزاز دیا گیا۔ بعد میں ٹیکنالوجی کے ماہرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہیڈی لامار کا کام جدید وائرلیس کمیونیکیشن کی جڑ ہے۔ تب جا کر انہیں ان کی اصل عزت ملی۔ ہیڈی لامار اب صرف ایک فلم سٹار کے طور پر نہیں جانی جاتی بلکہ وائی فائی کی ماں کے نام سے بھی یاد رکھی جاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک ایجاد کی نہیں بلکہ انصاف کی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سائنسی تاریخ میں کئی خواتین ایسی رہی ہیں جن کے خیالات نے دنیا بدل دی، مگر ان کا کریڈٹ دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔